कल्पना कीजिए अगर मध्य पूर्व में एक दिन के लिए भी कोई बड़ा संकट आ जाए तो भारत में तुरंत महंगाई क्यों बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार अचानक से क्यों धीमी हो जाएगी। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सतह पर सुनने में किसी थ्रिलर उपन्यास के प्लॉट जैसा लग सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम वैश्विक अर्थशास्त्र और भारत की भू राजनीति की वास्तविकताओं को करीब से देखें तो ये एक बहुत ही गंभीर और यथार्थवादी परिदृश्य है। मेरा मतलब है कि अक्सर जब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत वॉशिंगटन या बीजिंग या मॉस्को की तरफ जाता है। हाँ, मॉस्को की तरफ जाता है। लेकिन इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि भारतीय रणनीतिक हितों का पश्चिम एशियाई आधार है, वो एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, और यही आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। आज हम उन तमाम अनुसंधानों और डेटा पॉइंट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम एशिया सिर्फ भारत का एक भौगोलिक पड़ोसी या तेल का कुआं नहीं है। सही कहा। ये एक ऐसी लाइफलाइन है जो भारत के हर एक नागरिक के दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। क्योंकि अक्सर इस रिश्ते को बहुत ही सीमित नजरिए से देखा जाता है, जैसे कि सिर्फ तेल आयात करना और वहां काम करने वाले लोगों का वापस पैसा भेजना। जी, लेकिन अगर हम इस रणनीतिक ढांचे को करीब से देखें तो ये कई मजबूत और बहुत ही जटिल स्तंभों पर टिका हुआ है। तो आइए सबसे पहले स्तंभ से शुरुआत करते हैं, जो निश्चित रूप से ऊर्जा सुरक्षा है। मैं एक आंकड़ा रखना चाहूंगी जो बहुत ही दिलचस्प है। बताइए। आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। जी बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी कुल जरूरत का 60 से 65% कच्चा तेल केवल मध्य पूर्व से आता है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, इसमें सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान जैसे देश मुख्य रूप से शामिल हैं। ये जो 60 से 65% का आंकड़ा आपने बताया, वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। भारत जैसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक राष्ट्र के लिए ऊर्जा केवल कोई कमोडिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण का एक बुनियादी ढांचा है। हाँ। और अगर हम IEA वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुमानों पर गौर करें तो स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण नजर आती है। तो उस रिपोर्ट में भविष्य का क्या खाका खींचा गया है? देखिए, इस रिपोर्ट का अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत में भारत की हिस्सेदारी 6.1% से बढ़कर लगभग 9.8% हो जाएगी। अरे वाह, मतलब एक बहुत बड़ी छलांग। बिल्कुल, और इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दशकों में इस क्षेत्र पर भारत की निर्भरता घटने के बजाय और अधिक गहरी होने वाली है। और इसी निर्भरता के मैक्रो इकोनॉमिक प्रभावों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जी, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मध्य पूर्व में अस्थिरता का असर भारत पर पड़ेगा, तो ये सिर्फ पेट्रोल पंप पर दिखने वाले दामों तक सीमित नहीं रहता। एकदम सही बात है। अगर खाड़ी क्षेत्र में कोई भी भू राजनीतिक विवाद होता है या हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग में कोई रुकावट आती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आता है। हाँ, और इसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है। और महंगा तेल मतलब महंगा परिवहन। बिल्कुल, जब लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ती है तो कृषि उत्पादों से लेकर कारखानों में बनने वाले FMCG उत्पादों तक हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। और यहीं से अर्थव्यवस्था में वो चेन रिएक्शन शुरू होता है। जब आयात बल बढ़ता है तो भारत का व्यापार घाटा भी छोड़ा होने लगता है। सही कहा। विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरने लगती है, जिसे हम इकोनॉमी की भाषा में करेंसी डिप्रिसिएशन कहते हैं। और कमजोर रुपया आयात को और भी ज्यादा महंगा बना देता है। तो ये तो महंगाई का एक पूरा दुष्चक्र बन गया। हाँ, एक ऐसा दुष्चक्र जो सीधे तौर पर देश की आर्थिक विकास दर को धीमा कर सकता है। इसलिए मध्य पूर्व की शांति और स्थिरता केवल कोई विदेश नीति का विषय नहीं है। हाँ, ये भारत की घरेलू आर्थिक स्थिरता की गारंटी है और आम नागरिक की आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार भी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिस पर अक्सर आम बहसों में ध्यान नहीं दिया जाता। जी। अब अगर ऊर्जा के इस प्रवाह से आगे बढ़ें तो एक और बहुत बड़ा प्रवाह है, और वो है मानव संसाधन का। ये बहुत अहम पहलू है। ये चर्चा का एक ऐसा पहलू है जो सीधे तौर पर लोगों की भावनाओं और उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज दुनिया भर में करीब 1,34,00,000 अनिवासी भारतीय हैं। एक बहुत बड़ी आबादी। हाँ, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा ये है कि इनमें से 66% लोग केवल 6 खाड़ी देशों में निवास करते हैं। UAE, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन। एकदम सही।
ये कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है। नहीं। ये एक तरह से एक पूरा का पूरा राज्य है जो भारत की सीमाओं के बाहर काम कर रहा है। और इस विशाल प्रवासी आबादी का महत्व दो तरफा है। कैसे? पहला तो स्पष्ट रूप से आर्थिक है। हाँ। ये जो लाखों भारतीय कामगार हैं, चाहे वे निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर हों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बैठे सीईओ हों, बिल्कुल, ये हर साल अरबों डॉलर की कमाई भारत भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। हाँ, ये जो रेमिटेंस भारत आता है वो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने में एक बहुत बड़े शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब विदेशी संस्थागत निवेशक भारत से पैसा निकालते तब भी ये रेमिटेंस लगातार आता रहता है। बिल्कुल, और यही वो चीज है जो अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार देती है। लेकिन इसका दूसरा और शायद अधिक जटिल पहलू कूटनीतिक है। हाँ, क्योंकि जब आपके देश के लाखों नागरिक किसी संवेदनशील विदेशी धरती पर रह रहे हों तो उनकी सुरक्षा आपकी विदेश नीति के केंद्र में आ जाती है। बिल्कुल आनी ही चाहिए। संकट के समय में इवैक्यूएशन मिशन चलाना हो या उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करनी हो, भारत को खाड़ी देशों के साथ एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए रखना पड़ता है। और इस नाजुक कूटनीतिक संतुलन का सबसे बेहतरीन और हालिया उदाहरण हम कतर में नौसेना के पूर्व दिग्गजों के मामले में देख सकते हैं। ओ हाँ, वो एक ऐसा मामला था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। बिल्कुल, 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले में कतर में हिरासत में लिया गया था। और स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें मौत की सजा तक सुना दी गई थी। हाँ, लेकिन ऐसे समय में भारत सरकार ने क्या किया? किसी भी तरह की आक्रामक बयानबाजी या पब्लिक पोस्टलिंग से बचते हुए शांत लेकिन अत्यंत सघन कूटनीतिक बातचीत का रास्ता चुना। एकदम उच्चतम स्तर पर संवाद स्थापित किया गया जी। और उस पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत अब अपनी कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही परिपक्व तरीके से कर रहा है, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय शोर शराबे के। हाँ, बिना किसी शोर शराबे के, कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए, कतर के नेतृत्व के साथ सीधे बातचीत के जरिए उन सभी नागरिकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की गई। और ये घटना साबित करती है कि मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत के संबंध अब केवल खरीदार और विक्रेता के नहीं रह गए हैं। बिल्कुल, ये गहरी रणनीतिक साझेदारी है जहां आपसी सम्मान और कूटनीतिक समझ काम कर रही है। और यही वो परिपक्वता है जो हमें व्यापार और आर्थिक संबंधों में भी दिखाई दे रही है। अगर हम ऊर्जा और प्रवासियों से आगे बढ़कर विशुद्ध व्यापार की बात करें तो वहां भी प्रतिमान तेजी से बदल रहे हैं। जैसे कि 2022 में जो भारत यूएई व्यापारिक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ था, हाँ, जिसे हम सीपा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, ये समझौता अपने आप में ऐतिहासिक था क्योंकि इसे बहुत ही रिकॉर्ड समय में बातचीत करके लागू किया गया था। हाँ, और इसका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट और महत्वाकांक्षी है। आने वाले कुछ ही वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाना। और अगर हम इस व्यापार समझौते की रूपरेखा देखें तो वो भी बहुत विस्तृत है। बिल्कुल, भारत अब केवल पारंपरिक चीजें निर्यात नहीं कर रहा है जी। आज खाड़ी देशों के बाजारों में भारतीय इंजीनियरिंग का सामान, रत्न आभूषण, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल उत्पाद भारी मात्रा में जा रहे हैं। और बदले में भारत अपनी औद्योगिक जरूरतों के लिए पेट्रोकेमिकल उत्पाद, उर्वरक और बेशक तेल का आयात कर रहा है। लेकिन इस आर्थिक लेनदेन में एक और बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव हो रहा है, जिसे समझना भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी कि आप उस बदलाव पर थोड़ी रोशनी डालें। बिल्कुल, वो बदलाव है मध्य पूर्व का पोस्ट ऑयल इकोनॉमी, यानी तेल के बाद की दुनिया के लिए खुद को तैयार करना। ये बहुत अहम बिंदु है। खाड़ी देश, विशेषकर यूएई और सऊदी अरब, ये बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वे हमेशा के लिए केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। हाँ। उन्होंने विजन 2030 जैसी विशाल योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्थाओं में भारी विविधता लाना है। और इस तकनीकी और बुनियादी ढांचे के संक्रमण में उन्हें एक ऐसे भागीदार की तलाश है जिसके पास मानव संसाधन भी हो और तकनीकी विशेषज्ञता भी। और यहीं पर भारत की आईटी और डिजिटल सेवा कंपनियों का प्रवेश होता है। एकदम सही। आज मध्य पूर्व के देश स्मार्ट शहर बना रहे हैं, अपनी वित्तीय प्रणालियों को डिजिटल कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश कर रहे हैं। हाँ, और इन सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए भारतीय तकनीकी पेशेवर एक बहुत ही स्वाभाविक पसंद बन गए हैं। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी। बिल्कुल। तो अब ये संबंध केवल तेल के टैंकरों तक सीमित नहीं है। नहीं,
ये डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और फिनटेक जैसी आधुनिक तकनीकों तक फैल चुका है। ये आर्थिक और तकनीकी एकीकरण बहुत ही शानदार है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी आर्थिक विकास तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि मजबूत सुरक्षा ढांचे का समर्थन ना हो। ये बात तो है। और यही हमें इस रणनीतिक साझेदारी के चौथे और अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम की ओर ले जाता है, जो है आतंकवाद विरोधी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक समय था जब भारत विरोधी तत्वों द्वारा कुछ हिस्सों का उपयोग सुरक्षित पनाहगाह के रूप में किया जाता था। हाँ, या वित्तीय नेटवर्क चलाने के लिए। बिल्कुल। अल-कायदा, ISIS और सीमा पार से संचालित होने वाले विभिन्न आतंकी नेटवर्क्स अक्सर इस क्षेत्र की वित्तीय प्रणालियों का फायदा उठाते थे। लेकिन पिछले एक दशक में इस मोर्चे पर जो भू राजनीतिक बदलाव आया है वो सच में अभूतपूर्व है। हाँ, भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए खाड़ी के प्रमुख देशों, विशेषकर UAE और सऊदी अरब को इस बात के लिए सहमत कर लिया है कि आतंकवाद एक साझा खतरा है। और आज इन देशों के साथ भारत की जो खुफिया साझेदारी है वो अपने उच्चतम स्तर पर है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां इन देशों ने भारत में वांछित अपराधियों को प्रत्यर्पित किया है। और आतंकवादियों को भी। बिल्कुल। इसमें सऊदी अरब की मुनीदा विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। सऊदी नेतृत्व ने भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क को पूरी तरह से काटने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदलाव है। हाँ, और इसके साथ ही जब हम मध्य पूर्व में सुरक्षा और रक्षा सहयोग की बात करते हैं तो इजराइल के साथ भारत के संबंधों का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल। रक्षा आधुनिकीकरण के मामले में इजराइल भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है। रक्षा आयात के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे साझेदारी की गहराई को बहुत स्पष्ट करते हैं। मैं एक आंकड़ा साझा करना चाहूंगी कि पिछले एक दशक में भारत ने इजराइल से लगभग $2.9 बिलियन मूल्य के सैन्य उपकरण आयात किए हैं। जी। और ये कोई साधारण सैन्य खरीद नहीं है, बल्कि इसमें अत्यधिक विशिष्ट और उन्नत तकनीक शामिल है। हाँ, इस रक्षा व्यापार में उन्नत ड्रोन तकनीक शामिल है। सटीक मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं और सीमा प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक निगरानी उपकरण हैं। और भारत की जो जटिल भौगोलिक स्थिति है उसे देखते हुए ये तकनीकें एक बहुत बड़ा रणनीतिक लाभ प्रदान करती हैं। बिल्कुल, जहां हमें कठिन और अस्थिर सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। रडार सिस्टम हो या UAVs, इजरायली तकनीक ने भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को काफी बढ़ाया है। और ये रक्षा साझेदारी इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे भारत मध्य पूर्व की जटिल भू राजनीति में विभिन्न देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र संबंध बनाए रखने में सक्षम है। ये कूटनीतिक संतुलन वाकई काबिल तारीफ है कि एक तरफ खाड़ी देशों के साथ आतंकवादी विरोधी सहयोग और निवेश साझेदारी मजबूत हो रही है, और दूसरी तरफ इजराइल के साथ उच्च तकनीक वाली रक्षा साझेदारी भी सुचारू रूप से चल रही है। इन सभी आधुनिक आर्थिक और सैन्य संबंधों के बीच एक ऐसा तत्व है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं रहता। जी। लेकिन मैं मानती हूँ कि वो इन सभी संबंधों की सबसे मजबूत नींव है, और वो है हमारे सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव। बिल्कुल। भारत और अरब प्रायद्वीप का रिश्ता कोई पिछले कुछ दशकों की उपज तो है नहीं, एकदम नहीं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे सदियों पुरानी मानसूनी हवाओं और समुद्री व्यापार मार्गों ने घड़ा है। हजारों साल पहले जब लकड़ी के जहाजों में मसाले, रेशम और कीमती पत्थर भारत के पश्चिमी तट से अरब के बाजारों में जाते थे तो वे केवल सामान का आदान प्रदान नहीं करते थे। सही कहा, वे विचारों, भाषाओं और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान करते थे। और इस प्राचीन जुड़ाव के निशान आज भी दोनों क्षेत्रों की जीवन शैली में देखे जा सकते हैं। वास्तुकला से लेकर खान-पान तक वो साझा इतिहास आज भी जीवित है। बिल्कुल। अरब व्यंजनों में भारतीय मसालों की महक हो या भारत के तटीय शहरों में इंडो सारासैनिक वास्तुकला की झलक, ये सब उसी गहरे सभ्यतागत रिश्ते के प्रमाण हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सांस्कृतिक जुड़ाव केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक दौर में भी ये नए रूप ले रहा है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सभ्यतागत जुड़ाव का सबसे सशक्त और प्रतीकात्मक उदाहरण हम 2024 में देख सकते हैं। हाँ, आप अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वहां इस ऐतिहासिक मंदिर का उद्घाटन हुआ।
एक ऐसे क्षेत्र में जिसे ऐतिहासिक रूप से एक विशिष्ट धार्मिक पहचान के साथ जोड़ा जाता है, वहाँ एक पारंपरिक और विशाल पत्थर के हिंदू मंदिर का निर्माण केवल एक वास्तुशिल्प उपलब्धि नहीं है। ये गहरे आपसी विश्वास और सहिष्णुता का परिचायक है। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि अरब दुनिया भारत की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करती है और दोनों सभ्यताएं एक दूसरे को गले लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये केवल कूटनीति नहीं है, ये एक ऐसा सॉफ्ट पावर है जो लोगों को आपस में गहराई से जोड़ता है। और जब आम लोगों के बीच इस तरह का सांस्कृतिक सम्मान और समझ विकसित होती है, तो व्यापार और राजनीति के रिश्ते अपने आप और अधिक स्थायी हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इन सभी पहलुओं को एक साथ रखकर देखें, तो तस्वीर बहुत स्पष्ट हो जाती है। ये एक ऐसा बहुआयामी ढांचा है जो केवल एक या दो हितों पर नहीं टिका है। ऊर्जा की असीमित जरूरतें जो अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाती हैं। लाखों प्रवासियों का वो नेटवर्क जो एक जीवित मानवीय पुल का काम करता है। तेजी से बढ़ता हुआ द्विपक्षीय व्यापार जो अब तेल से आगे बढ़कर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुंच गया है। आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत खुफिया साझेदारी। और इन सब के आधार में मौजूद सदियों पुराना सांस्कृतिक विश्वास। एकदम सही। ये पांचों आयाम एक साथ मिलकर एक ऐसी मजबूत संरचना तैयार करते हैं जो किसी भी वैश्विक झटके का आसानी से सामना कर सकती है। और यही कारण है कि पश्चिम एशिया को भारत के रणनीतिक हितों का सबसे मजबूत आधार या कहें कि एक सच्चा एंकर माना जाता है। जी, भारत का वैश्विक उदय, उसकी आर्थिक महाशक्ति बनने की आकांक्षाएं और उसकी आंतरिक सुरक्षा, ये सब काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करता है कि वो मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने इन बहुआयामी संबंधों को भविष्य में कितनी कुशलता से प्रबंधित करता है। और आज के इस गहन विश्लेषण ने ये तो स्पष्ट कर ही दिया है कि ये क्षेत्र भारत के लिए एक दूरस्थ कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि एक अपरिहार्य आवश्यकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत को लगातार सक्रिय रहना ही होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है, गठबंधन बदल रहे हैं, और इस बदलाव के बीच भारत ने पश्चिमी एशिया में जो अपनी जगह बनाई है, वो उसकी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी सफलता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए और सभी अनुसंधानों और तथ्यों पर विचार करने के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारोत्तेजक सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर सुनने वालों को जरूर सोचना चाहिए। वो क्या है? हमने देखा कि 2050 तक भारत की ऊर्जा मांग कितनी विशाल होने वाली है, लेकिन दुनिया तेजी से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के कारण स्वच्छ ऊर्जा की ओर भी बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि क्या भविष्य में इन ऐतिहासिक और गहरे संबंधों के आधार पर केवल कच्चे तेल ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के नए और आधुनिक विकल्पों को लेकर भी कोई नई रणनीतिक साझेदारी जन्म ले सकती है? जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन या सौर ऊर्जा ग्रिड एकीकरण। बिल्कुल। या अत्याधुनिक बैटरी स्टोरेज। क्या पश्चिम एशिया जो आज भारत की जीवाश्म ईंधन की जरूरतें पूरी कर रहा है, कल भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का भी उतना ही बड़ा और अभिन्न भागीदार बन पाएगा? ये वास्तव में भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रश्न है। जी। अगर ये संक्रमण सफलतापूर्वक होता है, तो ये दोनों क्षेत्रों के संबंधों को एक पूरी तरह से नए और टिकाऊ युग में ले जाएगा। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में इन सभी जटिल आयामों को एक साथ रखकर देखने का अनुभव बहुत ही विश्लेषणात्मक और ज्ञानवर्धक रहा। हाँ, इस विषय की गहराई और इसके विभिन्न रणनीतिक पहलुओं पर इतनी स्पष्टता से चर्चा करने के लिए ये विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए आइए इस पर विचार करें कि ये एक ऐसा विषय है जो केवल समाचारों की सुर्खियों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया है। जी, सही कहा। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वे इस पूरी कूटनीतिक और आर्थिक बिसात को अब एक नए नज़रिए से देख पाएंगे। कभी ये सोचना कितना अजीब लगता है ना कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर किसी अनजान रेगिस्तान में या समंदर के बीच चलने वाली एक गोली सीधा हमारे शहरों में पेट्रोल के दाम बढ़ा सकती है। बिल्कुल बढ़ा सकती है। या फिर जो रोजमर्रा का जरूरी सामान हम ऑर्डर करते हैं उसकी डिलीवरी में हफ्तों की देरी कर सकती है। मतलब ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जब हम आज की वैश्विक व्यवस्था को देखते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि कड़वी सच्चाई है। देखिए, इस सच्चाई की जड़ें ना बहुत गहरी हैं और आज के इस गहरे विश्लेषण का आधार भी यही है। हमारे पास जो विस्तृत दस्तावेज और रिसर्च पेपर्स हैं वो इसी पर केंद्रित हैं
कि मिडिल ईस्टर्न इंस्टेबिलिटी एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यानी मध्य पूर्व की अस्थिरता का भारत पर रणनीतिक प्रभाव। बिल्कुल। इन दस्तावेजों से गुजरने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये सिर्फ कुछ देशों के बीच की बातचीत या विदेशी कूटनीति का कोई नीरस सा विषय नहीं है। सही कहा। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी है। आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही ये डिकोड करना है कि दुनिया के उस एक खास हिस्से में होने वाली घटनाएं वैश्विक आपूर्ति और सुरक्षा के पूरे ताने बाने को कैसे आकार देती हैं। और इसी ताने बाने को सुलझाने के लिए ना इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि आखिर मिडिल ईस्ट हमेशा इतनी अस्थिरता और उथल-पुथल का शिकार क्यों रहता है। सही कहा है। और सबसे अहम बात ये कि वहां की राजनीतिक हलचल भारत की अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के साथ कैसे सीधे तार जोड़ती है। एग्जैक्टली। पर आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज हम जो भी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष या सांप्रदायिक विभाजनों की बात करेंगे वो पूरी तरह से इन रिसर्च पेपर्स में दिए गए तथ्यों पर आधारित हैं। हाँ, ये क्लैरिटी जरूरी है, बल्कि सिर्फ इन दस्तावेजों में दी गई जानकारी को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है। जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला विषय जो उभर कर आता है वो है पावर स्ट्रगल या सत्ता का संघर्ष। शोधकर्ताओं ने मिडिल ईस्ट की तुलना एक बेहद जटिल शतरंज के बोर्ड से की है। शतरंज का बोर्ड मतलब जहां मोहरें कोई और हैं और चाल कोई और चल रहा है। बिल्कुल। भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और छद्म युद्ध, जिन्हें हम प्रॉक्सी वॉर्स कहते हैं, वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी वास्तविकता हैं। इसे हम मुख्य रूप से दो स्तरों पर देख सकते हैं। पहला स्तर पूरी तरह से रीजनल या क्षेत्रीय है, जो सऊदी अरब और ईरान के बीच के ऐतिहासिक तनाव को दर्शाता है। ये तनाव सिर्फ सीमाओं का नहीं है, बल्कि ये सुन्नी और शिया विभाजन का भी प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा स्तर ग्लोबल है, राइट? हाँ, दूसरा स्तर वैश्विक है, जहां अमेरिका एक तरफ है और दूसरी तरफ रूस और चीन है, जो इस ऊर्जा समृद्ध क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो इन पेपर्स में ना एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न नजर आता है कि ये जो बड़ी महाशक्तियां हैं, ये सीधे तौर पर एक दूसरे से युद्ध के मैदान में नहीं टकराती। वो प्रॉक्सी वॉर लड़ती हैं। बिल्कुल। इसके बजाय ये छद्म युद्ध लड़ती हैं। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण 2015 से यमन में चल रहा युद्ध है। वहां जमीन पर जो तबाही मची है, दस्तावेजों के अनुसार वो दुनिया के सबसे भयानक मानवीय संकटों में से एक बन चुका है। सही बात है। एक मोर्चे पर ईरान समर्थित हूती विद्रोही हैं और दूसरे मोर्चे पर सऊदी नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यमन के इस आंतरिक से दिखने वाले संघर्ष की गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही है। नहीं, इसका असर सीधा ग्लोबल ट्रेड पे पड़ा है। स्रोतों में रेड सी यानी लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। लाल सागर तो एक चोक पॉइंट है ना? एग्जैक्टली। लाल सागर कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। सुएज नहर से होकर गुजरने वाला दुनिया का लगभग 12 से 15% वैश्विक व्यापार इसी रास्ते से होता है। बाप रे, 15% बहुत बड़ा नंबर है। और जब विद्रोही सस्ते लेकिन सटीक ड्रोन का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर के मालवाहन जहाजों को निशाना बनाते हैं, तो जहाज कंपनियों को अपने मार्ग बदलने पड़ते हैं। और यहीं से वो चेन रिएक्शन शुरू होता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से टकराता है। अगर जहाजों को लाल सागर का छोटा रास्ता छोड़कर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का पूरा चक्कर लगाकर आना पड़े, तो इसका सीधा मतलब है कि यात्रा में हफ्तों का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। और टाइम का मतलब है पैसा। बिल्कुल। समय बढ़ने के साथ साथ फ्रेट कॉस्ट या माल भाड़ा और इंश्योरेंस की लागत कई गुना बढ़ जाती है। भारत का एक बहुत बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन्हीं समुद्री मार्गों पर निर्भर है। हाँ, तो जब यूरोप या अमेरिका से आने वाले कच्चे माल की शिपिंग महंगी होती है, तो मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु के बाजारों में महंगाई का ग्राफ ऊपर जाने लगता है। एफएमसीजी सेक्टर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लागत का बोझ आखिर में बाजार में सामान की कीमतों में जुड़ ही जाता है। इस आर्थिक प्रभाव को समझने के बाद अगर हम कूटनीति की सबसे पुरानी और जटिल पहेली की तरफ मुड़ें, तो स्रोतों में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर एक बहुत विस्तृत अध्याय है। ये बहुत नाजुक विषय है। दस्तावेज बताते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास का जो हमला हुआ और उसके जवाब में गाजा में इजराइल का जो व्यापक सैन्य अभियान शुरू हुआ, उसने दशकों पुराने इस संघर्ष को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है जिसकी कल्पना हाल के वर्षों में नहीं की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम ने तो पूरे क्षेत्र के कूटनीतिक समीकरणों को हिला दिया है। बिल्कुल हिला दिया है।
इन कूटनीतिक समीकरणों में भारत की स्थिति का जो विश्लेषण स्रोतों में किया गया है वो काफी ध्यान खींचने वाला है। ऐसा लगता है जैसे भारत एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा है। दस्तावेजों के अनुसार भारत का रुख एक बेहद बारीक बैलेंसिंग एक्ट रहा है। हाँ, एक तरफ भारत ने हमास के आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की और दूसरी ही तरफ भारत ने अपनी पुरानी नीति पर कायम रहते हुए 2 स्टेट सॉल्यूशन या 2 राज्य समाधान का समर्थन करना जारी रखा। इतना ही नहीं, जब यूएन में गाजा में मानवीय युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव लाया गया तो भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट भी डाला। तो यहाँ एक सवाल आता है कि क्या इतना बारीक संतुलन हमेशा बनाए रखा जा सकता है? क्या कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब भारत को किसी एक पक्ष को पूरी तरह से चुनना पड़े? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है जी। लेकिन रिसर्च पेपर्स ये तर्क देते हैं कि ये संतुलन कोई चॉइस नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक मजबूरी और जरूरत दोनों है। भारत के लिए इस मल्टी अलाइनमेंट को छोड़ना संभव नहीं है। कारण बहुत स्पष्ट है। एक तरफ इजराइल है जो पिछले कुछ दशकों में भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण रक्षा और तकनीकी साझेदार बनकर उभरा है, चाहे वो सीमा सुरक्षा के लिए मॉडर्न ड्रोन्स हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर एग्रीकल्चर में पानी बचाने वाली ड्रिप इरिगेशन तकनीक। और दूसरी तरफ अरब देशों का पूरा ब्लॉक है जिनकी अहमियत को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल हो सकती है। इन दस्तावेजों में जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंखें खोलने वाले हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कच्चा तेल और गैस इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। और ह्यूमन रिसोर्स का भी तो एक बड़ा पहलू है। लगभग 80 से 90 लाख भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं, जो रेमिटेंस भेजते हैं। बिल्कुल, ये भारतीय हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस देश में वापस भेजते हैं, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक अहम हिस्सा है। तो ये साफ है कि अरब देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना भारत की इकोनॉमी की रीढ़ के लिए कितना जरूरी है। इन दोनों पक्षों को साधने की चुनौती के बीच स्रोतों में एक और बहुत अहम प्लेयर का जिक्र है और वो है ईरान। ईरान फैक्टर भारत की कूटनीति के लिए एक अलग ही लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है। हाँ, इस संदर्भ में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। दस्तावेजों के अनुसार ये बंदरगाह भारत के लिए सिर्फ माल उतारने या चढ़ाने की जगह नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण जियो स्ट्रैटेजिक गेटवे है। जब हम मैप को ध्यान से देखते हैं ना, तो चाबहार की असली अहमियत समझ में आती है। अगर भारत को अफगानिस्तान या उसके आगे सेंट्रल एशिया के खनिज समृद्ध देशों तक पहुंचना है, तो जमीनी रास्ता सीधे तौर पर पाकिस्तान से होकर गुजरता है, जो कि बंद है। हाँ, कूटनीतिक और सुरक्षा कारणों से वो रास्ता भारत के लिए प्रैक्टिकली बंद है। तो ये चाबहार प्रोजेक्ट भारत को पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करने की ताकत देता है। समुद्री रास्ते से ईरान के चाबहार तक पहुंचना और फिर वहां से जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों में प्रवेश करना। इस कनेक्टिविटी विजन का दायरा सिर्फ चाबहार तक ही तो सीमित नहीं है ना। रिसर्च पेपर्स में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INST पर भी भारत के निवेश का गहराई से विश्लेषण है। हाँ, ये एक बहुत ही एम्बिशियस मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। इसके जरिए माल मुंबई से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक जाता है, फिर वहां से रेल मार्ग से कैस्पियन सागर और आगे रूस के अस्त्रखान होते हुए सीधे मॉस्को और यूरोप तक पहुंचता है। तो डेटा के अनुसार ये रूट, जो पुराना स्वेज नहर वाला रास्ता है, उसकी तुलना में ट्रांजिट टाइम 40 दिनों से घटाकर लगभग 20 दिन कर देता है और कॉस्ट में भी भारी कमी लाता है। ये सब सुनने में आर्थिक रूप से बहुत ही फायदेमंद लगता है, लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए ये साफ हो जाता है कि ग्राउंड पर इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी अड़चन वही है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, ग्लोबल पावर्स का खेल। अमेरिका और ईरान के बीच का जो गहरा तनाव है, बिल्कुल, वो इस पूरी योजना पर एक काले साए की तरह काम करता है। ईरान पर लगे भारी अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा असर भारत की इन परियोजनाओं की स्पीड और इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। अमेरिका की तरफ से ये दबाव हमेशा रहता है कि भारत ईरान के साथ अपनी भागीदारी को एक लिमिट में रखे। और यहीं पर भारत के सामने एक बहुत बड़ी वैचारिक और रणनीतिक उलझन पैदा होती है। इसे ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता की चुनौती कहा जाता है। एक तरफ भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी है और अपने व्यापारिक हितों के लिए ईरान की जरूरत है, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ अपने मजबूत होते रिश्तों को भी रिस्क में नहीं डालना है। ये सचमुच एक भूल भुलैया है। इन बाहरी कूटनीतिक समीकरणों से थोड़ा हटकर जब दस्तावेज इस क्षेत्र के आंतरिक ताने बाने का विश्लेषण करते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। मिडल ईस्ट की अस्थिरता सिर्फ देशों की बाहरी सीमाओं तक सीमित नहीं है।
ये वहाँ के समाजों के बहुत भीतर तक फैली हुई है। सांप्रदायिक विभाजन की जो बात स्रोतों में उठाई गई है वो काफी गहरी है। इस क्षेत्र का आंतरिक समाज बहुत ही जटिल है। इस्लाम के भीतर सुन्नी और शिया समुदाय के बीच के ऐतिहासिक अंतर को वहां के शक्तिशाली देशों ने अपने जियोपॉलिटिकल स्वार्थों के लिए दशकों से एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। दस्तावेजों के अनुसार सऊदी अरब जो पारंपरिक रूप से वहाबी या सलाफी विचारधारा का केंद्र रहा है, और ईरान जो 1979 की क्रांति के बाद से शिया राजनीतिक आंदोलनों का मुख्य स्पॉन्सर बन गया, दोनों ने अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए इस सांप्रदायिक विभाजन का सहारा लिया है। और इस विचारधाराओं के टकराव ने पूरे क्षेत्र को आग में झोंक दिया है। रिपोर्ट बताती है कि सीरिया, इराक, बहरीन, लेबनान और यमन जैसे देशों में जो गृहयुद्ध देखने को मिला है, उसके पीछे यही वैचारिक और सांप्रदायिक फंडिंग एक बहुत बड़ा कारण रही है। लेकिन यहाँ एक आम विचार ये उठ सकता है कि भारत जो ज्योग्राफिकली इस पूरे क्षेत्र से इतनी दूर है, उसे मिडिल ईस्ट के इस आंतरिक वैचारिक टकराव से क्या चिंता होनी चाहिए? इस चिंता का कारण है ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी। दस्तावेज इस बात पर जोर देते हैं कि चरमपंथी विचारधाराएं किसी भी देश की सीमाओं या चेकपोस्ट पर रुकने वाली चीज नहीं है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में कट्टरपंथी विचारधाराओं का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से होता है। भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये विचारधाराएं साइबर स्पेस के जरिए भारत की बड़ी मुस्लिम आबादी के कुछ कमजोर हिस्सों तक पहुंच सकती हैं। और उन्हें कट्टरपंथी बनाकर घरेलू आतंकवाद को हवा देने का जो रिस्क है, वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए वहाँ की अस्थिरता भारत के घरेलू सामाजिक ताने बाने को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। ये सच में एक बहुत ही गंभीर एंगल है, जहां बाहरी राजनीति सीधे डोमेस्टिक सिक्योरिटी से जुड़ जाती है। जब हम वहां के सामाजिक असंतोष की बात कर रहे हैं, तो इन रिसर्च पेपर्स में अरब स्प्रिंग का जो इतिहास दिया गया है, वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। 2011 का वो दौर जब ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरे मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी की एक नई लहर आ जाएगी। लेकिन वो लहर अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गई। अरब स्प्रिंग का जो चैप्टर है, वो हमें ये समझाता है कि इस क्षेत्र का समाज सतह के नीचे कितना नाजुक या फ्रेजाइल है। 2011 के उन विद्रोहों ने दुनिया के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि दशकों की तानाशाही, युवाओं में पनपती भारी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गहरी आर्थिक असमानता ने वहां के आम लोगों के भीतर कितना बारूद भर दिया था। लोगों को लगा कि इंटरनेट की ताकत और सड़कों पर उतरने से सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन इन विद्रोहों का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? दस्तावेजों में जो विश्लेषण है वो काफी निराशाजनक है। ट्यूनीशिया जैसे एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दें, जहां एक नाजुक सी लोकतांत्रिक शुरुआत हुई थी, बाकी ज्यादातर देश या तो वापस तानाशाही में चले गए या फिर लीबिया और सीरिया की तरह एक अंतहीन गृह युद्ध में डूब गए, जिसने उन देशों को दशकों पीछे धकेल दिया। ये घटना इस बात का प्रूफ है कि वहां शांति और स्थिरता कभी परमानेंट नहीं होती। ऐसा लगता है कि पूरा क्षेत्र एक सोए हुए ज्वालामुखी पर बसा है। और जब वो ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसका सबसे तेज असर ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे ठोस आर्थिक पहलू पर आते हैं, कच्चे तेल की कीमतों का गणित। ये गणित इतना सीधा है कि ये किसी भी देश के वित्त मंत्री की नींद उड़ा सकता है। स्रोतों में जो डेटा दिया गया है वो बताता है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में अगर मात्र $10 प्रति बैरल की वृद्धि होती है, तो इसका सीधा असर भारत के इंपोर्ट बिल पर पड़ता है। वो बिल रातों रात लगभग $15 बिलियन बढ़ जाता है। और $15 बिलियन का एक्स्ट्रा खर्च कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। ये बहुत बड़ा झटका है और इकोनॉमी में इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जब देश का तेल आयात बिल अचानक इतना बढ़ जाता है, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खतरनाक स्तर पर चौड़ा होने लगता है। जिसका मतलब है कि भारत विदेशी मुद्रा के रूप में जितना कमा रहा है, उससे कहीं ज्यादा डॉलर बाहर जा रहा है। और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है, तो उसके मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है। इस रुपए के कमजोर होने और तेल के महंगे होने का सीधा प्रभाव देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर होता है। जब डीजल महंगा होता है, तो पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर महंगा हो जाता है। ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ता है, जिसका असर खेतों से आने वाली सब्जी से लेकर कारखानों में बनने वाले हर प्रोडक्ट पर पड़ता है। एक तरह से मिडिल ईस्ट में किसी तेल कुएं पर हुआ एक हमला सीधे तौर पर इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का ऐसा चक्र शुरू कर देता है जो आम आदमी की सेविंग्स को निगलने लगता है, और रिजर्व बैंक को महंगाई काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे ईएमआई भी महंगी हो जाती है।
इस पूरी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को देखते हुए स्रोतों में 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध का एक बड़ा दिलचस्प रेफरेंस है। जब उस युद्ध के कारण ग्लोबल लेवल पर ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं तो भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का बेहतरीन इस्तेमाल किया। भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से भारी मात्रा में डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल खरीदा। इस कदम ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उस ग्लोबल झटके से काफी हद तक बचा लिया। ये कदम एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन दस्तावेज इस लेकिन पर बहुत जोर देते हैं। ये स्पष्ट किया गया है कि रूस भले ही किसी क्राइसिस के टाइम एक टेम्पररी बफर का काम कर दे, लेकिन लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो मिडल ईस्ट का कोई दूसरा रिप्लेसमेंट मौजूद ही नहीं है। दुनिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में मिडल ईस्ट इरिप्लेसेबल है। भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से इसी क्षेत्र पर डिपेंडेंट है। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का सार यही है। अगर इस चर्चा से निकलने वाले टेकअवेज को एक साथ रखा जाए तो ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है कि मिडिल ईस्ट सिर्फ दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक अशांत हिस्सा मात्र नहीं है। ये एक ऐसी लाइफलाइन है जो भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन को कंट्रोल करती है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी देती है और हमारी इंटरनल पीस को भी प्रभावित करने की ताकत रखती है। इस नाजुक क्षेत्र में अपनी कूटनीति साधना भारत के लिए किसी तलवार की धार पर चलने से कम नहीं है, जहां एक छोटी सी चूक के बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक रिपरकशंस हो सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य को देखने के बाद यह समझना मुश्किल नहीं है कि दुनिया का ये हिस्सा हमारे रोजमर्रा के जीवन से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। राजनीति, तेल की कीमतें और विचारधाराओं का ये जाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इन दस्तावेजों ने इस पूरी व्यवस्था को बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमारे सामने रखा है। इस चर्चा को समेटने से पहले ना एक ऐसा विचार सामने रखना जरूरी लगता है जो इन दस्तावेजों का पन्नों से प्रेरित तो है, लेकिन भविष्य की एक पूरी तरह से नई और अनजान तस्वीर उकेरता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। वो विचार क्या है? ये विचार फ्यूचर के एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ा है। जरा ये कल्पना करने की कोशिश करें, अगर आने वाले कुछ दशकों में पूरी दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी यानी सोलर पावर, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ मुड़ जाती है और मिडल ईस्ट के तेल पर टिकी ये जो ग्लोबल डिपेंडेंस है वो लगभग खत्म हो जाती है, तो इस क्षेत्र का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन देशों के बीच चल रहे ये प्रॉक्सी वॉर्स, जिनकी फंडिंग अक्सर तेल से मिलने वाली अथाह दौलत होती है, वो रातों रात शांत हो जाएंगे? या फिर तेल की अहमियत खत्म होने के बाद ये क्षेत्र एक नए तरह के आर्थिक पतन और अराजकता में डूब जाएगा? ये वाकई में भविष्य की एक बहुत बड़ी पहेली है, क्योंकि अगर पेट्रो डॉलर खत्म हो गए तो शायद इन देशों के पास प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए रिसोर्सेज ही ना बचे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर मिडल ईस्ट का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ढह जाता है तो भारत को इस क्षेत्र में अपना जियोपॉलिटिकल प्रभाव बनाए रखने और वहां मौजूद अपने लाखों नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ बिल्कुल ही नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तब तक शायद दुनिया के कूटनीतिक संबंध किसी बिल्कुल नए फाउंडेशन पर टिके होंगे। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात पूरी तरह से तय है कि जब तक ये वैश्विक व्यवस्था अपने वर्तमान स्वरूप में है, मिडल ईस्ट की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल पर पैनी नजर रखना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य जरूरत है। इसी विचारोत्तेजक और गहरे सवाल के साथ आज के इस विस्तृत और रणनीतिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। दुनिया के नक्शे पर छिपे इन जटिल समीकरणों को सुलझाने के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। जल्द ही एक और नए रोमांचक और ज्ञानवर्धक विषय की गहराई में उतरेंगे। तब तक अध्ययन करते रहें और दुनिया को नए नजरिए से देखते रहें। तो जब भी मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व का जिक्र आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हाँ, वही तेल के बड़े बड़े कुएं या फिर रेत के टीले। बिल्कुल, या शायद सालों से चले आ रहे अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स और युद्ध। यही एक आम छवि बनी हुई है लोगों के दिमाग में। पर आज का सच ना इस पुरानी छवि से बिल्कुल अलग है। ये पूरा रीजन अब एक बहुत बड़े ग्लोबल एम्बिशन का एक शक्तिशाली लॉन्च पैड बन चुका है। एग्जैक्टली। और इसी बदलाव के बीच दुनिया के कई देश अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में हमारा देश कहाँ खड़ा है, यही आज के इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मुद्दा है। हम आज एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स डॉक्यूमेंट पर चर्चा करने वाले हैं जी, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडियाज जियोपॉलिटिकल ब्लूप्रिंट फॉर द मिडिल ईस्ट। बिल्कुल, और हमारा मेन मकसद ये समझना है कि कैसे इंडिया ने इस रीजन में एक मूक दर्शक बने रहने के बजाय एक बहुत ही एक्टिव और स्ट्रैटेजिक पार्टनर की भूमिका अपना ली है। और हम अपने स्रोतों में दिए गए सभी तथ्यों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बिना किसी पॉलिटिकल बायस के सामने रखेंगे।
सही कहा, कोशिश यही रहेगी कि दोनों तरफ के नजरिए समझे जाएं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अगर दुनिया की इस तेजी से बदलती कूटनीति को समझना है ना, तो ये चर्चा बहुत जरूरी है। और वो भी बिना उन भारी भरकम शब्दों और बोरिंग लेक्चर्स में उलझे। हाँ, एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत में ही ये साफ कर देना अच्छा रहेगा कि हम यहाँ महज किसी बोरिंग विदेश नीति की थियरी पर बात नहीं कर रहे हैं। राइट, ये कोई टेक्स्ट बुक चैप्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इस पूरी रिसर्च को ध्यान से देखें तो ये एक बिसात की तरह है, एक चेस बोर्ड। एक ग्लोबल चेस बोर्ड। हाँ, जहाँ हर चाल के बहुत गहरे मायने हैं और हर मोहरे की अपनी एक अलग अहमियत है। मिडल ईस्ट में जो भी हलचल होती है उसका सीधा असर पूरी दुनिया के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ताने बाने पर पड़ता है। बिल्कुल, और इस बिसात पर इंडिया कैसे खेल रहा है ये देखना सच में कूटनीति का, डिप्लोमेसी का एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास, ये शब्द एकदम सही है सिचुएशन के लिए। तो इस मास्टर क्लास का जो सबसे पहला चैप्टर है ना, जिसे डिप्लोमेटिक जगलिंग कहा जा रहा है, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ये इस एनालिसिस का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। मुझे भी यही लगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ कौन कौन से देश शामिल हैं। इंडिया एक ही वक्त में इजराइल के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई, ईरान और पैलेस्टाइन, इन सभी अलग अलग ध्रुवों के साथ बहुत ही मजबूत रिश्ते निभा रहा है। जो कि सच में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये वो देश है जो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। वही तो। आसान भाषा में कहूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक ही दिन में दो ऐसे रिश्तेदारों की शादियों में जा रहा हो जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और उस इंसान को दोनों जगह अपनी हाजिरी भी लगानी है और किसी को नाराज भी नहीं करना है। ये शादी वाला उदाहरण काफी सटीक है इस पॉलिसी को समझने के लिए। तो मैं यही सोच रहा था कि इंडिया आखिर ये सब मैनेज कैसे कर रहा है। देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस पूरी स्ट्रैटेजी के कोर में एक सिद्धांत है जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। जरूर। आमतौर पर होता यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश किसी न किसी खेमे में या अलायंस में बटे हुए हैं, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर होता था। कुछ वैसा ही। उदाहरण के लिए देखें तो अमेरिका को अक्सर मिडिल ईस्ट में एक पूरी तरह से इजराइल समर्थक देश के रूप में देखा जाता है। राइट, उनका स्टैंड काफी क्लियर रहता है वहां। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान जैसे देशों की बात करें तो वो खुद को मुख्य रूप से इस्लामी गुटों तक सीमित रखते हैं। हाँ, उनकी डिप्लोमेसी उसी दायरे में घूमती है। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी इस सोर्स में हाईलाइट की गई है वो एकदम अलग है। इंडिया ने खुद को किसी एक खेमे या अलायंस के जाल में बंधने नहीं दिया है। यानी हम अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं। और इसका एक बहुत ही इम्पैक्टफुल उदाहरण इस डॉक्यूमेंट में भी दिया गया है। हाँ, वो इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूनाइटेड नेशंस वाली वोटिंग। बिल्कुल वही। जब ये मुद्दा इतना ज्यादा सेंसिटिव और पोलराइज था, तब इंडिया ने उनमें कुछ प्रस्तावों पर वोटिंग से दूर रहने यानी एब्सटेन करने का फैसला किया। और बाहर से देखने पर किसी को भी लग सकता है कि शायद देश कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता था या बचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, आम जनता को ऐसा ही लगता है, पर एनालिसिस बताती हैं कि ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। राइट, एकदम सही। कूटनीति में ना वोट ना देना भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। क्या बात है, वोट ना देना भी स्टेटमेंट है? हाँ, क्योंकि ये जो तटस्थता या न्यूट्रलिटी थी, ये इसलिए नहीं थी कि हमारे पास कोई राय नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक क्लासिक मूव था। यानी अपने ऑप्शंस खुले रखना। बिल्कुल। इस मूव से ये सुनिश्चित किया गया कि किसी एक तात्कालिक संकट या दबाव की वजह से हम किसी एक पक्ष की तरफ इतना ना झुक जाएं कि दूसरे देशों के साथ दशकों पुराने रिश्ते दांव पर लग जाएं। समझ गया। मतलब एक तरफ ईरान से तेल और चाबहार पोर्ट का एक्सेस चाहिए, हाँ, अरब देशों से इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इजराइल से टेक्नोलॉजी चाहिए। एग्जैक्टली। ऐसे में आप किसी एक का पक्ष लेकर दूसरों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। ये एक बहुत ही बारीक और नाजुक संतुलन है। ये तो वाकई एक टाइट रोप वॉक है, एक पतली रस्सी पर चलने जैसा। और बैलेंस बिगड़ा तो काफी नुकसान हो सकता है। चलिए अब इस कूटनीति के इस पहलू से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ देखते हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा और भी ज्यादा डीप है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सोर्सेज डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अगला सबसे बड़ा मोर्चा मानते हैं। और इसमें ना एक शब्द का बहुत बार जिक्र आता है, इंडिया यूएस सीपा। CEPA, हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब ये सीपा सुनने में लगता है कि कोई बहुत भारी सरकारी फाइल होगी। हाँ, टर्म थोड़ा टेक्निकल है, पर असल में ये है क्या? इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये एक ट्रेड हाईवे है, एक ऐसा रास्ता जहां इंडिया और UAE के बीच व्यापार से
कई तरह के टैक्स और जो ट्रेडिशनल बैरियर्स होते हैं उनको हटा दिया गया है। ओह, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान और सस्ता हो गया। बिल्कुल, और सोर्सेज इसको एक आदर्श मॉडल या बेंचमार्क मानते हैं। और दिलचस्प बात ये भी पढ़ी मैंने कि इंडिया इस सीपा मॉडल को सिर्फ यूए तक सीमित नहीं रखना चाहता। हाँ, रिसर्च का मानना है कि सऊदी अरब और दूसरे जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी देश है, उनके साथ भी ठीक ऐसा ही फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकली क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि देश का सामान मिडिल ईस्ट के बाजारों में बिना किसी रुकावट के पहुंच सकेगा, और साथ ही वहां का जो बड़ा कैपिटल है वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी से इन्वेस्ट हो सकेगा। एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। और जब इकोनॉमी की बात चली रही है तो डिजिटल मोर्चे को कैसे भूल सकते हैं? डिजिटल फ्रंट पर तो बहुत एग्रेसिव काम हो रहा है। वही तो, खाड़ी देशों में यूपीआई को लागू करने के लिए जो पुश दिया जा रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। यूएई में तो ये सिस्टम शुरू भी हो चुका है ना? हाँ, वहाँ इसका रोल आउट हो चुका है। पर मैं ये सोच रहा था कि अगर इसको एक आम इंसान के नजरिए से देखें, कोई ऐसा व्यक्ति जो दुबई या ओमान में मजदूरी या नौकरी कर रहा है, उसके लिए वहाँ यूपीआई का होना इतनी बड़ी बात क्यों है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। हम यूपीआई को सिर्फ एक टेक एक्सपोर्ट की तरह नहीं देख सकते। इसका बहुत ही सीधा और जमीनी असर उन लाखों लोगों पर पड़ता है जो वहां मेहनत करके अपने घर पैसे भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। राइट। हाँ, रेमिटेंसेस। और ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है। बिल्कुल। अब देखिए, आमतौर पर जब पुराने बैंकिंग सिस्टम या प्राइवेट मनी ट्रांसफर एजेंसीज के जरिए पैसा भेजा जाता था तो उसमें ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा होती थी। हाँ, वो लोग काफी मोटा कमीशन काटते हैं। कभी कभी तो ये भेजी गई रकम का 5 से 7% तक हो सकता है, जो कि एक आम मजदूर के लिए बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा नुकसान है ये। पर यूपीआई के आने से ये लागत एकदम कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि दुबई में पसीना बहा रहे एक आम इंसान की कमाई का ज्यादा हिस्सा सीधे उसके परिवार के बैंक खाते में पहुंचेगा। चाहे वो परिवार केरला में हो, यूपी में हो या बिहार में, सीधे अकाउंट में। एग्जैक्टली। और अगर इसको थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखें तो इस फाइनेंशियल इंटीग्रेशन से पूरे मिडिल ईस्ट में एक डिजिटल इन्फ्लुएंस भी कई गुना बढ़ जाता है। ये तो हुई डिजिटल नेटवर्क और डिजिटल रास्ते की बात। पर अगर हम जमीन पर यानी फिजिकल नेटवर्क की बात करें तो वहां भी काफी बड़े गेम खेले जा रहे हैं। आप इमेक की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। G20 के 2023 वाले दिल्ली समिट में जिसकी घोषणा हुई थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इमेक। सच कहूं तो ये प्रोजेक्ट मुझे किसी साईफाई मूवी के किसी मास्टर प्लान जैसा लगता है। लगता तो है, इसका स्केल ही इतना बड़ा है। एक बार इस रूट की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा रेल और शिपिंग कॉरिडोर है जो इंडिया से शुरू होगा, फिर वहां से यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल के रास्ते सीधे यूरोप तक जाएगा। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके ग्लोबल मैप पर इस कॉरिडोर को देखें तो इसका जियोपॉलिटिकल महत्व किसी को भी हैरान कर देगा। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ मालगाड़ियों और जहाजों का रास्ता नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के जो एनालिटिक्स हैं वो इसको सीधे तौर पर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी ब्री के एक बहुत ही मजबूत और प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं। मतलब चाइना जो पूरी दुनिया में अपना एक नया सिल्क रूट फैलाकर मोनोपोली बनाना चाहता है, ये उसको काउंटर करने की एक सीधी चुनौती है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक ओपन स्ट्रेटेजिक घोषणा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को किसी एक देश यानी चाइना के एकाधिकार से बाहर निकाला जा सकता है। वाओ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपने आप में। हाँ, और इमेक ये साबित करता है कि यूरोप तक पहुंचने का एक नया ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद रास्ता बनाया जा सकता है। एक ऐसा रास्ता जहां किसी छोटे देश को कर्ज के जाल में नहीं फंसाया जाएगा, जो कि चाइना पर अक्सर आरोप लगता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का। बिल्कुल वही। और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की जब बात हो ही रही है तो इससे जुड़ा हमारा अगला विषय भी सामने आता है। इन रास्तों को अब महज व्यापार के नजरिए से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इन्हें जियोपॉलिटिकल टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स बन चुके हैं एक तरह से। और हमारी सोर्स सामग्री में ऐसे 2 और बहुत ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का जिक्र है जो शायद रोज न्यूज में तो नहीं आते, पर उनका इम्पैक्ट सच में विशाल है। इसमें सबसे पहला नाम आता है चाबहार पोर्ट का। चाबहार पोर्ट ईरान में? हाँ, ईरान में स्थित ये $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है जिसका फाइनेंस यहां से हो रहा है। और इसकी अहमियत समझने के लिए ना थोड़ा भूगोल यानी ज्योग्राफी की तरफ देखना पड़ेगा। हाँ, मैप देखना जरूरी है इसके लिए। देखिए, अगर जमीन के रास्ते से अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया जैसे उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान जाना हो
तो बीच में कौन सा देश पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता और वो रास्ता नहीं देता। अफगानिस्तान और आगे सेंट्रल एशिया तक अपना माल आसानी से भेज सकते हैं। एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक शानदार चाल थी। और दूसरा प्रोजेक्ट जिस पर डॉक्यूमेंट में बहुत जोर दिया गया है वो है इनरस्टिक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। राइट, ये एक मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो ईरान के रास्ते मुंबई को सीधे रशिया के मॉस्को से जोड़ता है। और इस सोर्स के अनुसार ये स्वेज कैनाल वाले ट्रेडिशनल रूट के कंपैरिजन में माल ढुलाई के टाइम को 40 दिन से घटाकर सीधा 20 दिन कर देता है। 20 दिन की बचत ये सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की दुनिया में कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। 20 दिन का ये अंतर एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले एवर गिवन नाम का एक बहुत बड़ा जहाज सुएज कनाल में फंस गया था। हाँ, वो जहाज जो टेढ़ा हो गया था। हाँ, और उसकी वजह से पूरी दुनिया का व्यापार काफी हफ्तों तक ठप हो गया था। हाँ, वो मीम्स तो इंटरनेट पर सभी ने देखे होंगे। हाँ, इंटरनेट मीम्स तो बहुत बन रहे थे उस पर इकोनॉमी के लिए तो वो मीम्स एक डरावना सच थे ना। बिल्कुल, और हमारी आज की रिसर्च इसी स्ट्रेटेजिक पहलू की ओर इशारा करती है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स, चाहे वो चाबहार हो या NAISTC, ये सुएज कनाल जैसे चोक पॉइंट्स पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। एक ऑल्टरनेटिव सेफ्टी नेट तैयार कर रहे हैं। हाँ, और साथ ही पाकिस्तान और चाइना कंट्रोल्ड कॉरिडोर्स पर भी जो डिपेंडेंसी थी उसको खत्म करते हैं। यानी घूम फिर कर बात वही आती है, ये केवल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये अपनी आजादी, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सिक्योर करने के बहुत ही ठोस उपाय हैं। एकदम सही एनालिसिस। तो कूटनीति और व्यापार के बाद अब थोड़ा डिफेंस और सिक्योरिटी के मोर्चे पर आते हैं। ये भी एक काफी क्रूशल पिलर है। हाँ, यहाँ भी वही आत्मनिर्भरता और पार्टनरशिप वाला मॉडल दिखाई देता है। इस डॉक्यूमेंट के डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन वाले हिस्से में इजराइल के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस है। और वो स्वाभाविक भी है। इजराइल से जो टेक्नोलॉजी मिल रही है वो काफी एडवांस्ड है। राइट, इसमें मॉडर्न ड्रोन सिस्टम्स हैं, बराक मिसाइल्स हैं और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स का जिक्र किया गया है। और काफी एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स भी आते हैं वहां से। इजराइल पुराना और टेस्ट किया हुआ पार्टनर है। पर यहाँ इस एनालिसिस का एक और हिस्सा मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि बात अब सिर्फ इजराइल तक रुकी नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, यही तो नया शिफ्ट है। मैंने पढ़ा कि कैसे अरब और खाड़ी देशों के साथ भी डिफेंस टाइप्स अब बढ़ने लगे हैं। सोर्सेस का क्लियर सजेशन है कि UAE और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और डिफेंस इक्विपमेंट्स के को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। पर इसमें मेरा एक सवाल है, सऊदी और UAE ऐसा क्यों चाहेंगे? वैलिड सवाल है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देशों पर डिपेंडेंट रहे हैं। वही तो, उनके पास तो बेस्ट अमेरिकन वेपन्स होते हैं, तो उन्हें हमारी क्या जरूरत? देखिए, दुनिया अब बदल रही है। ये गल्फ कंट्रीज अब अपनी आर्मीज को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और उन्हें समझ आ गया है कि सारी डिपेंडेंसी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज पर रखना ठीक नहीं है। उन्हें अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करने। बिल्कुल, उन्हें ऐसे नए भरोसेमंद और स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स की तलाश है जिनका इस रीजन में अपना कोई हिडन एजेंडा ना हो। और इस मामले में इंडिया एक बहुत ही सेफ, स्टेबल और रिलायबल ऑप्शन बनकर उभर रहा है। एग्जैक्टली, और जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। ये शिफ्ट वाकई काफी गहरा है। चलिए अब डिप्लोमेसी के कैसे पहलू की बात करते हैं जो अक्सर इन मिसाइल, स्पोर्ट्स और अरबों डॉलर्स की डील्स के शोर में कहीं दब जाता है। आप सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं ना? हाँ। सॉफ्ट पावर और हमारा डायस्पोरा। रिसर्च में एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट रखा गया है कि देश के पास ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की जो पावर है वो अभी भी पूरी तरह टैप नहीं की गई है। वो एक इमेंस पोटेंशियल वाला एरिया है। बिल्कुल, जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी NAM का फाउंडर मेंबर होने के नाते हमारे पास एक ऐसी मॉरल क्रेडिबिलिटी है जो शायद किसी भी वेस्टर्न देश के पास नहीं है। ये बात सच है। अरब दुनिया में इस बात का हमेशा सम्मान रहा है कि इंडिया कभी भी कोई इंपीरियलिस्ट या साम्राज्यवादी ताकत नहीं रहा। यानी हमने किसी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। हाँ, और रिसर्च साफ कहती है कि इस मॉरल अथॉरिटी का इस्तेमाल बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर किया जा सकता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स पुश करने के लिए, या फिर डेवलपिंग नेशंस के हक में फेयर क्लाइमेट फाइनेंस की वकालत करने के लिए। एक और दिलचस्प डिटेल जो मैंने इसमें देखी वो OIC के बारे में थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। हाँ, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी देशों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इंडिया इसका फॉर्मल मेंबर नहीं है, राइट? नहीं, फॉर्मल मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया OIC और अरब लीग के साथ कंटिन्यूअसली डायलॉग मेंटेन करता है। और इसका फायदा?
इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस लगातार संवाद से ऐसे नैरेटिव सेट करने में मदद मिलती है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी जो गलतफहमियां या नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उसको डायरेक्टली काउंटर किया जा सकता है। एकदम सही, बिना उस मंच का हिस्सा बने भी अपनी बात इफेक्टिवली रखी जा सकती है। और इस सॉफ्ट पावर का एक और बहुत ही पावरफुल और इमोशनल उदाहरण इस डॉक्यूमेंट में है हमारी ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी। ऑपरेशन दोस्त का जिक्र कर रहे हैं आप। बिल्कुल, सोर्सेस का वो हिस्सा पढ़कर काफी प्राउड फीलिंग आती है, जहां 2023 के उस विनाशकारी भूकंप की बात है। हाँ, टर्की और सीरिया में जो आया था वो इतना भयानक था कि बड़ी बड़ी इमारतें सेकंड्स में ढह गई थी, और तब देश ने किसी भी पुराने पॉलिटिकल इक्वेशन की परवाह किए बिना एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई थी। बिल्कुल, वहां की सिचुएशंस बहुत खराब थीं। हमारी रेस्क्यू टीम्स, एनडीआरएफ के जवान और प्लेन्स भर के राहत सामग्री सबसे पहले वहां पहुंची थी। और मीडिया में वो तस्वीरें सबने देखी थीं जब टर्की के आम लोगों ने हमारे जवानों को रोते हुए गले लगाया था। हाँ, वो विजुअल्स बहुत पावरफुल थे। और देखिए, ऐसी जो इनिशिएटिव्स होती है ना, वो किसी भी कागजी डील या ट्रीटी से कहीं ज्यादा असरदार होती हैं। एनालिसिस भी यही मानना है कि ऐसे वक्त में आई मदद पूरे रीजन में एक बहुत डीप गुडविल और ट्रस्ट क्रिएट करती है। और यही वो गुडविल है जो आगे चल के टफ स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक डिसीजंस को सपोर्ट करती है ना। एग्जैक्टली। लोग शायद पॉलिसीज और ट्रेड डेटा भूल जाएं, पर बुरे वक्त में जो साथ खड़ा था उसे कोई नहीं भूलता। बहुत ही सही बात है। और जब हम लोगों की और ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स की बात कर ही रहे हैं, तो इस डीप डाइव में उस तबके को कैसे छोड़ सकते हैं जो इन देशों के बीच का सबसे मजबूत ब्रिज है। आप वहां रहने वाले इंडियंस यानी हमारे डायस्पोरा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, खाड़ी देशों में रहने वाला इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा। आज की रिसर्च बताती है कि लगभग 80 से 90 लाख इंडियंस मिडिल ईस्ट में रहते हैं और काम करते हैं। ये एक बहुत ही मैसिव नंबर है। वही तो, और इनका ध्यान रखना सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी नहीं है, बल्कि इस रिसोर्स के अनुसार ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जरूरत है। बिल्कुल है। ये जो लाखों कामगार हैं जो दुबई में गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं, ओमान में हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, या सऊदी में टेक कंपनीज मैनेज कर रहे हैं, वो सभी एक तरह से हमारे देश के इनफॉर्मल एम्बेसडर्स हैं वहां पर। इनफॉर्मल एम्बेसडर्स, ये शब्द बहुत सटीक है। और सच कहूं तो वो लोग इस पूरी जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इसी वजह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना फॉरेन पॉलिसी के एकदम सेंटर में होना चाहिए। हाँ, इस सोर्स डॉक्यूमेंट में भी इसको काफी हाईलाइट किया गया है। इसमें ई-माइग्रेट सिस्टम जैसे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तारीफ की गई है। हाँ, उस सिस्टम का मकसद यही है कि लोगों को शोषण से बचाया जाए। उसके अलावा बायलैटरल लेबर एग्रीमेंट्स का भी जिक्र है जो उनकी सेफ्टी के लिए बनाए जा रहे हैं। पर हाँ, एनालिसिस ये भी मानती है कि इस फील्ड में अभी और काफी काम होना बाकी है। ट्रांसपेरेंसी लाने और मजबूत लेबर सिक्योरिटी की अभी काफी गुंजाइश है, क्योंकि कई बार हमें ऐसी सैड न्यूज सुनने को मिलती है जहां वर्कर्स को उनके बेसिक राइट्स या पेमेंट नहीं मिलती। ऐसे इंसिडेंट्स कम होने चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया, यही लोग हमारे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ब्रिज की बुनियाद है वहां। बिल्कुल, अगर ये बुनियाद सिक्योर नहीं होगी तो आपकी चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज हों, वो ग्राउंड पर कमजोर पड़ जाएंगी। तो अब अगर इन सब कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? एक लाइन में कहूँ तो ये एरिया अब हमारे लिए कोई माइनर या साइड का मुद्दा नहीं है। हाँ, अगर हम आज की इस गहन विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो ये बात शीशे की तरह साफ है। बड़ी मिडिल ईस्ट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डायस्पोरा सेफ्टी का एक बहुत बड़ा चौराहा है। और टेररिज्म को काउंटर करने और ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की एम्बिशंस भी यहीं से होकर गुजरती हैं। और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस हाईली कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हर हाल में बनाए रखा जाए। यस, वो बैलेंस बनाए रखना ही सबसे बड़ा टास्क है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल ये उठ सकता है कि आम जनता को इन कूटनीतिक चालों से क्या लेना देना, उनकी लाइफ में इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आज हम जो पेट्रोल डलवाते हैं उसकी क्या कीमत होगी, या जो यूपीआई हम डेली यूज कर रहे हैं वो दुनिया में कैसे फैल रहा है, या फिर हमारे वो चाचा या भाई जो रियाद या दुबई में काम कर रहे हैं वो कितने सेफ हैं। इन सभी चीजों का फ्यूचर इसी डिप्लोमेटिक बैलेंस पर टिका हुआ है। सही कहा। और रोजमर्रा की उन सनसनीखेज खबरों के शोर में ना, इस तरह का डीप एनालिसिस हमें रियलिटी चेक देता है। हमारा दुनिया को देखने का नजरिया क्लियर करता है। नजरिया तो क्लियर हो गया है, लेकिन जाते जाते मैं इसको थोड़ा और ट्विस्ट करना चाहूंगी। अच्छा, क्या है वो ट्विस्ट? अगर हम इस पूरी प्लानिंग को एक बड़े कैनवस पर देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। बताइए।
क्या है वो सवाल? देखिए, इस पूरी डिस्कशन में हमने ये देखा कि सभी से दोस्ती रखना और अपना बैलेंस बनाए रखना ही सबसे बढ़िया पॉलिसी साबित हुई है। हाँ, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। लेकिन जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहां चीजें रातों रात बदल जाती हैं। क्या हो अगर वहां के आपसी इक्वेशंस अचानक से पूरी तरह बदल जाएं? मतलब जैसे कोई नया वॉर शुरू हो जाए। या फिर इसका उल्टा, मान लीजिए उन पुराने दुश्मन देशों के बीच कोई अचानक ऐसी परमानेंट पीस ट्रीटी साइन हो जाए जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यानी दोस्त आपस में दुश्मन बन जाएं या दुश्मन एकदम पक्के दोस्त बन जाएं। एग्जैक्टली या वहां एक बिल्कुल नया रेडिकल ग्रुप या पावर सेंटर बन जाए जो दुनिया को क्लियर दो हिस्सों में बांट दे। उस वक्त कोई न्यूट्रल पॉइंट बचे ही ना। ये तो काफी एक्सट्रीम सिनेरियो हो जाएगा। हाँ, बट पॉसिबल है। तो ऐसी तेजी से बदलती सिचुएशन में क्या ये दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चलने वाली नाव की नीति उतनी ही असरदार साबित होगी? ये सोचने वाली बात है। या फिर उस अचानक बदले हुए दौर में हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी का ये पूरा ब्लूप्रिंट फाड़कर एकदम नई शुरुआत करनी पड़ेगी? ये सच में एक काफी गहरा और थोड़ा डरावना सवाल है। इस डॉक्यूमेंट में जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो इस बात पर आधारित हैं कि मिडिल ईस्ट का जो नेचर अभी है वो वैसा ही रहेगा। वही तो, पर वहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा प्रोवोकेटिव थॉट है जिस पर सभी को जरूर थोड़ा डीपली विचार करना चाहिए। और इसी ओपन क्वेश्चन के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस गहन विश्लेषण से आप सभी को इस सब्जेक्ट की बेहतर समझ आई होगी। यस, अलग-अलग पहलुओं को समझने का मौका मिला। कल फिर मिलेंगे एक नए सोर्स और एक नए टॉपिक के डीप डाइव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।